नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बैकग्राउंड में रहकर भी पूरी दुनिया चलाती है। कमर्शियल बैकअप पावर जनरेशन। जब अचानक से ग्रिड फेल हो जाता है तब ये मैसिव मशीन्स आखिर पावर कैसे देती हैं? इनके पीछे की साइंस और मैकेनिक्स सच में बेहद फैसिनेटिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर में हमारी मंजिलें होंगी ऊर्जा की यात्रा, डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट का अंतर, मुख्य कमर्शियल घटक, डीजल बनाम प्राकृतिक गैस और आखिर में इन मशीनों को सुरक्षित रखने वाला दैनिक रखरखाव। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द एनर्जी जर्नी। आखिर ये जनरेटर पावर बनाते कैसे हैं? अब एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि ये जनरेटर्स हवा में से जादू की तरह बिजली पैदा कर देते हैं। पर क्या सच में इलेक्ट्रिसिटी हवा से बनती है? बिल्कुल नहीं। इसकी सच्चाई हमारी फंडामेंटल फिजिक्स से जुड़ी हुई है और कोई नया इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ मैजिकली क्रिएट नहीं होता। इसे आसानी से समझने के लिए एक वाटर पंप के बारे में सोचिए। जैसे एक वाटर पंप कोई नया पानी नहीं बनाता, बल्कि जो पानी पहले से मौजूद है उसे एक जगह से दूसरी जगह फोर्सफुली धकेलता है। ठीक उसी तरह ये मशीन्स मैकेनिकल मोशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल चार्जेस को एक सर्किट में पुश करती हैं। और फिजिक्स की भाषा ने इस पूरी जबरदस्त प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इंटरनल ऑल्टरनेटर असेंबली के अंदर झांक कर देखें तो वहां एक कमाल का स्टेप बाय स्टेप सफर चल रहा होता है। सबसे पहले इंजन क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। इस मैकेनिकल रोटेशन से रोटर घूमने लगता है जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स रुकी हुई स्टेटर वाइंडिंग्स को कट करता है और करंट इंड्यूस हो जाता है। मैकेनिकल रोटेशन से यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी बनने का ये एक बेहद सटीक तरीका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डायरेक्ट बनाम ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी अलग अलग विद्युत धाराओं की तुलना। यहाँ एक सबसे जरूरी अंतर समझना होगा, पुराने डीसी डायनेमोज और आधुनिक एसी ऑल्टरनेटर्स के बीच का फर्क। देखिए, डायनेमोज में कम्यूटेटर्स का इस्तेमाल होता है जो करंट को स्ट्रिक्टली सिर्फ एक ही दिशा में पल्स करते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़े कमर्शियल फैसिलिटीज की, तो वहाँ एसी ऑल्टरनेटर्स स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लिप रिंग्स करंट को एक वेव की तरह ऑसिलेट होने देते हैं, जो आज के विशालकाय लोड्स के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अगर एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के सर्किट लेआउट को बारीकी से समझा जाए तो पता चलता है कि ये फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर सर्किट से बिल्कुल अलग यानी आइसोलेट कर देती है। ये आइसोलेशन पूरे इलेक्ट्रिकल आउटपुट को आसानी से मैनेज करने और सर्किट को बेहद स्टेबल बनाने के लिए किया जाता है। फिजिक्स की बातों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, की कमर्शियल जनरेटर कंपोनेंट्स। एक पूरा कमर्शियल जनरेटर सिस्टम कोई एक अकेली मशीन नहीं होती। ये कई मुख्य हिस्सों से मिलकर बनता है, जैसे इंजन, ऑल्टरनेटर, फ्यूल और कूलिंग सिस्टम्स, एग्जॉस्ट, ल्यूब्रिकेशन, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और कंट्रोल पैनल। और सबसे खास बात, ये सभी कंपोनेंट्स एक अकेले बेहद मजबूत बेस पर सिक्योरली फिट होते हैं, जिसे स्किड कहा जाता है। ये सब मिलकर एक कंप्लीट, सेफ और ड्यूरेबल पैकेज तैयार करते हैं। खैर, लंबे समय तक चलने वाले पावर आउटेजेस में इन कूलिंग सिस्टम्स का क्या असर पड़ता है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो एयर कूल्ड सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ हवा या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर निर्भर करते हैं। ये डिज़ाइन में सिंपल ज़रूर हैं, पर इनमें ओवरहीट होकर फेल होने का बड़ा खतरा होता है। इसके उलट लिक्विड कूल सिस्टम्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वो पंप किए गए कूलेंट और रेडिएटर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर इनका हीट ट्रांसफर इतना सुपीरियर होता है कि वो इक्विपमेंट को लंबे समय तक आसानी से ठंडा रख पाते हैं। अब सोचिए, बिना रेगुलेट की हुई वोल्टेज कितनी डेंजरस हो सकती है। यहीं पर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी AVR एक कांस्टेंट गेटकीपर की तरह एंट्री मारता है। ये आउटपुट को लगातार स्टेबलाइज करता है ताकि इलेक्ट्रिकल लोड परफेक्टली बैलेंस्ड रहे। बिना AVR के अचानक आने वाले वोल्टेज स्पाइक्स फैसिलिटी के महंगे अप्लायंसेस को हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, डीजल बनाम नेचुरल गैस। आखिर ईंधन का चुनाव कैसे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का तरीका बदल देता है। नेचुरल गैस और डीजल जनरेटर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके फ्यूल सप्लाई में है। नेचुरल गैस पाइपलाइंस सीधे अनंत यानी इन्फिनिट म्यूनिसिपल यूटिलिटी लाइन से जुड़ी होती हैं, इसलिए फ्यूल की कमी का डर नहीं होता।
पर दूसरी तरफ डीजल सेटअप्स उन फाइनाइट अटैच बेस टैंक्स पर निर्भर करते हैं जिन्हें डिलीवरी के जरिए बार बार रीफिल करना पड़ता है। अगर किसी कमर्शियल फैसिलिटी को 24 घंटे का लंबा आउटेज झेलना हो तो डीजल टैंक का साइज और हिसाब किताब बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अब जरा इस बेहद हैरान करने वाली आंकड़े पर गौर करें। स्टोर्ड डीजल फ्यूल का तापमान अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो उसके बाद हर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर इंजन की हॉर्स पावर में पूरा 1% का ड्रॉप आता है। अगर एक्सेस डीजल टैंक में वापस आकर स्टोर्ड फ्यूल को ज्यादा गर्म कर दे तो पूरा सिस्टम पावर खो देगा और ऑटोमेटिक शटडाउन ट्रिगर हो जाएगा। यही वजह है कि फ्यूल कूलर्स लिटरली लाइफ सेवर्स माने जाते हैं। आउटपुट कैपेसिटीज की बात करें तो छोटे जनरेटर्स आमतौर पर एक सिंपल सिंगल फेज पावर देते हैं, लेकिन हेवी ड्यूटी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को सेफली और स्मूथली चलाने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट को एक मजबूत 3 फेज आउटपुट में डिलीवर किया जाता है। इस 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, जो बड़े और भारी लोड्स के लिए बिल्कुल जरूरी है। और अब आते हैं आज के आखिरी और 5वें हिस्से पर, एसेंशियल डेली जनरेटर मेंटेनेंस। किसी भी अचानक आने वाले कमर्शियल ब्लैकआउट से बचने की सबसे पहली कड़ी है ये सिंपल डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इसे इंडस्ट्री में आमतौर पर ए-चेक प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें 3 अहम और आसान कदम होते हैं। पहला, रोजाना तेल और कूलेंट के लेवल्स को बारीकी से मॉनिटर करना। दूसरा, इंजन चलते वक्त किसी भी अजीब आवाज या अनयूजुअल वाइब्रेशन को ध्यान से सुनना। और तीसरा, कंट्रोल पैनल पर आने वाले किसी भी फॉल्ट अलर्ट को चेक करना। ये छोटी आदतें बड़े नुकसान से बचा लेती हैं। हाई वोल्टेज मशीनरी के आसपास सेफ हैंडलिंग करना बिल्कुल क्रूशियल है। इन जनरेटर्स में एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर सेंसर्स होते हैं जो लगातार टेम्परेचर डायग्नोस्टिक्स करते हैं। अगर सेंसर्स किसी डेंजरस ओवरहीट को डिटेक्ट कर लेते हैं तो कंट्रोल पैनल तुरंत एक इमरजेंसी शटडाउन इनिशिएट कर देता है ताकि ऑपरेटर को चोट न लगे। और एक बार शटडाउन होने के बाद सिस्टम को सेफली वापस चलाने के लिए पैनल पर एक स्पेसिफिक रेड बटन दिया गया होता है, जिसे दबाकर पूरे सिस्टम का मैनुअल सेफ्टी रीसेट किया जाता है। एक चिंताजनक सच्चाई ये भी है कि बैटरी का फेल होना ही वो नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से इमरजेंसी आने पर बैकअप जनरेटर स्टार्ट नहीं होते। इसलिए सल्फेट डीके पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बैटरी का डीके लाइफ साइकिल इस तरह सेट होना चाहिए कि उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी कभी भी 80% के मिनिमम लेवल से नीचे उस 20% वाले डेंजर जोन में गलती से भी ना गिरे। इसी वजह से इंडस्ट्री में एक बड़ा ही सख्त 4-year रूल बनाया गया है। ये नियम साफ कहता है कि कमर्शियल जनरेटर की बैटरीज को हर 4 साल में प्रोफेशनली रिप्लेस करना ही होगा, भले ही बैटरी बाहर से कितनी भी ठीक क्यों न लग रही हो। इस स्ट्रिक्ट नियम का पालन करना इस बात की गारंटी देता है कि जैसे ही ग्रिड का लाइट ऑफ होगा, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर मोटर हर हाल में तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। तो इन सभी ज़रूरी बातों और तकनीकों के तेज़ी से बदलते स्वरूप को देखते हुए दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जब आजकल कमर्शियल फैसिलिटीज़ लगातार ऑटोमेटेड पावर ग्रिड्स पर निर्भर हो रही हैं, तो कौन से नए इनोवेशंस आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की बैकअप एनर्जी को डिफाइन करेंगे? ये आगे चलकर खुद को कैसे अडेप्ट करेंगी? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस सफ़र में आपको कमर्शियल जनरेटर्स की इस पावर पैक दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा।